हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे तक जाने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को वो सब बताने की कोशिश करते हैं, और हम खुद भी सीखते हैं अपने से ज्यादा जानकार लोगों से, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अभी हाल ही में कोरोना संकट के दौरान सरकार ने फार्मर्स बिल ला करके किसानों में एक बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। उसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्टीज को मदद की जा रही है और किसान के मुंह से रोटी छीनी जा रही है। एमएसपी तय नहीं किया जा रहा है और किसानों की जमीनों को पट्टे पे दे करके उनको तबाह करने की तैयारी है, और बहुत सी चीजें हैं। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, मेरे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, नागपुर से, जो फाउंडर प्रेसिडेंट है किसान सेवा संघ के, और गांधीवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि अविनाश काकड़े जी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने वाले 10 उन नेताओं में थे जिन्होंने किसान बिल पर वहां के गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी से मुलाकात की है। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलने गया। राज्यपाल जी से क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ महसूस किया अविनाश काकड़े जी ने, ये समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश काकड़े जी, आप बताइए कि आखिर आम तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कम से कम ऐसा नहीं हो रहा कि किसी का कोई डेलीगेशन मिलने के लिए मौका दिया जाता हो सरकार को। ना ही प्रधानमंत्री जी के यहाँ अपोजिशन के लोग जाते हुए नजर आते, ना प्रोटेस्टर्स से बात करने की कोई बात कही जाती, किसी को टाइम नहीं दिया जाता। ये आमतौर पर शिकायत है। आपने महाराष्ट्र में गवर्नर से मुलाकात की, आखिर मुलाकात कैसी रही? क्या किसानों की कोई उम्मीद बनती है, या किसान लाचार और नाउम्मीदी की हालत में है? क्या सूरत हाल है? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। हमारी जो गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, हमारी जो डिमांडें थी कि तीनों किसान बिल लाए गए हैं और उसको ये भी कर लिया, सैंक्शन भी कर लिया, तो अब वो कानून बन गए। वो कानून में जो खामियां थी उसके बारे में हम चर्चा करने गए थे, और उसमें खामियों के साथ साथ और भी हम कुछ सजेशन दे रहे थे कि ये अगर नहीं कर सकते तो ये कर दीजिए, ये नहीं करते तो ये कर दीजिए। तो उन्होंने जो उनका लहजा था, उनकी बातचीत थी, बहुत प्रेम से बात की है। हम धन्यवाद देते गवर्नर साहब से कि उन्होंने बोला कि मास्क भी निकाल लीजिए और फोटो खिंचवाने के लिए साथ में खड़े रह दीजिए। उन्होंने भी अपना मास्क निकाल लिया और चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हम सब लोगों से। तो हम इतना ही कहते कि धन्यवाद देंगे। मगर जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से हमारी बात हुई, वो मुझे थोड़ा सा विचित्र लगी। वो गवर्नर साहब मुझे बोल रहे थे कि किसानों की मांग पर इतने सालों से इसलिए विचार नहीं होता कि उत्पादन करने वाले कम लोग हैं और उस पे यानी जो अवलंबित लोग हैं, खाने वाले ज्यादा लोग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब किस बिना पर ये कह रहे हैं कि किसान कम संख्या में है और वो खाने वाले ज्यादा संख्या में है। मुझे समझ में नहीं आया। और हमने जब डिमांड किए थे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बोले नहीं, मुझे सारे फिगर पता है। दूसरी बात, उनकी ये कहना था कि हमने पूरे मेरा जब गवर्नर शासन लगा, तो वो गवर्नर शासन के 2 दिन में मैंने किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ कॉम्पेंसेशन दिलवा दिया। आपको डिमांड अगर पूरी करना है तो फिर से गवर्नर शासन के लिए आप आवाज उठाइए, आप पूरे प्रदेश में बोलिए, तो मैं सारे ऋण भी माफ कर दूंगा और किसानों के हित में सारी बातें कर दूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि गवर्नर साहब ऐसा सजेस्ट क्यों कर रहे हैं। हालांकि हम तो बिल के मैंने जो हमारी खामियां थी उसके बारे में हम बोलने गए थे, और हमने ये कहा उनको कि हमारे देश में 10 लाख एकड़ खेती है, कृषि उपज की जमीन है, और 1,20,000 करोड़ रुपया हम रासायनिक खाद पर देते हैं, सब्सिडी देते हैं, और वो किसानों के नाम से सब्सिडी देते हैं, और ऐसे कारखानों को देते हैं जो 1 लाख बैग की सब्सिडी लेते हैं और मार्केट में खाली 50,000 बैग उतारते हैं। मतलब 50,000 बैग का सारा पैसा बंटवारा हो जाता है। कहां तक होता है ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो हम वो कहने गए थे,
तो बोले नहीं, इसमें जब तक पूरी आवाज नहीं आएगी, और ये जिस तरीके से मोदी साहब करते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और मोदी साहब के पास आपकी आवाज हम पहुंचा देंगे। तो हमने पूछा कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया, तो जो जीएसटी लगा था उसमें भी किसान कैसे मर गया, नोटबंदी में भी किसान कैसे मर गया, हर वक्त हमारे ऊपर ही प्रहार क्यों होता है। तो जो भी बिल आता है, पहला लैंड एक्विजिशन के इसमें आपने जो ये लाया था, तब्दीली लाने का प्रयास किया था, उसमें भी किसान के ऊपर प्रहार हुआ। सीड बिल का प्रयास किया, उसमें भी किसानों के ऊपर प्रहार हुआ। तो अगर मोदी जी अच्छा काम करते, उन्होंने जो पिछले वक्त लाया था एमएसपी का मामला सामने, तो बात करते वक्त उन्होंने कहा था कि एमएसपी में हम तीनों पैमाने उसके A1, C2 और FL ये तीनों मिला के और उसका 1.5 गुना देंगे, मगर 1.5 गुना तो मिला नहीं हमको किसानों को। तो हमने बोला कि इसमें जो खामियां हैं, पहली खामी हमने बोला उनको कि एमएसपी का कहीं प्रॉमिस नहीं है, कानून में नहीं है। वो बोले मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था, मोदी जी ने सोशल मीडिया पे बोला। मैं बोला सोशल मीडिया पे कानून नहीं बनते ना साहब, कानून तो बनेंगे कि पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के बिल में कहीं कोई, और ना कानून में कहीं कोई एमएसपी का प्रोविजन है। आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र तोमर साहब, वो बोलते हैं कि किसानों का और व्यापारियों का सौदा है, इसमें एमएसपी की क्या जरूरत है। तो मतलब अभी तुमने बता दिया कि एमएसपी हम देंगे नहीं, हालांकि देश में जितना अनाज बिकता है और खरीदी जाता है उसमें से 6% अनाज ही एमएसपी पर खरीदा जाता है, बाकी तो लूट होती है। मगर 6% लोगों को भी हम अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो ये देश कृषि प्रधान देश बोलने के काबिल है क्या। एक तरफ अजय बीस जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम फूड जो है हम जो देने वाले हैं, फूड गरीबों को जो देते हैं वो बंद होने वाला है, हम डायरेक्ट सब्सिडी देने वाले हैं। तो वो जो अगर बंद होगा तो उसके बाद में खरीदी बंद हो जाएगी, उसके बाद में एफसीआई बंद हो जाएगा, और एफसीआई बंद होगा तो फिर एमएसपी बंद हो जाएगा। तो ये पूर्व नियोजित जो कुछ किया जा रहा है, बोलने दूसरा जा रहा है और उसका क्रियान्वयन दूसरे तरीके से हो रहा है, तो ये कथनी करने में हमें फर्क दिखाई दिया। दूसरी बात हमने बोला कि आपने हमको कंपनियों के साथ टाई अप करने के लिए बोल दिया, कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने के लिए बोल दिया, तो एग्रीमेंट की कॉपी आपने दिया नहीं। जैसे इंश्योरेंस वाले 25-50 पेज का एग्रीमेंट बना के, और जब कॉम्पेंसेशन की बात आती है तो उस वक्त हमारा कुछ नहीं होता, हमको देते नहीं कॉम्पेंसेशन। तो ये किसान जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके साथ में क्या होगा, उनको कैसे हम संरक्षण देंगे। अच्छा, पैन कार्ड से खरीदी होगी तो कोई भी आदमी कहीं से भी बैठ के खरीदी कर लेगा, हम ना उनको इकोनॉमिकल उसका स्टेटस पता होगा, ना उसकी हैसियत पता होगी, और उसने अगर चेक भी दे दिया तो आपका माल उठाने के बाद डिसऑनर हो गया चेक, तो हम कहां से पैसे करेंगे वसूल। दूसरा, कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट करके अगर हमारी खरीदी का दाम नहीं दिया या हमारे खरीदी को ऑनर नहीं किया तो हम क्या करेंगे उसके लिए। तो इसका कोई उसमें ये नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो ये कितने सारे प्रोविजन उसमें नहीं है, उसके बारे में आप क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो यहाँ, तो आप केंद्र सरकार को हमारी ये डिमांड भेजिए। और तीसरी बात हमने बोला कि हमको किसानों को कोर्ट बंदी कर दिया। आपने बताया कि पहले एसडीओ के पास हमारा अगर डिस्प्यूट हो जाए कंपनी और व्यापारी के साथ में, तो आपने क्या बोला कि आप जाके उनसे बात कीजिए एसडीओ से नहीं सुलझा तो कलेक्टर से बात कीजिए, कलेक्टर से नहीं सुलझा तो वो सेक्रेटरी जो रहेगा एग्रीकल्चर उससे बात कीजिए। 3 जगह जाते जाते साल 2 साल निकल जाएंगे, और 2 साल तक कोर्ट में जाने की आपने पाबंदी लगा दी। मैं बोला सर, आप प्रशासन के प्रमुख हो, आपको पता है प्रशासन कैसे चलता है, और अगर प्रशासन ही न्याय दे सकता है तो सारे कोर्ट बंद करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे के सारे कोर्ट बंद होने चाहिए, और प्रशासन के ही माध्यम से सारा न्याय होना चाहिए। ऐसा आपको नहीं लगता क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सुधार जब होता है, सुधार जब हम करते हैं तो उसमें कुछ तो गड़बड़ियां होती है। मैं बोला सारी गड़बड़ियां हमारे ऊपर क्यों आती है, किसानों के ऊपर क्यों आती है। जब इंश्योरेंस आप बोलते कि परली जला दिया, तो सैटेलाइट से पिक्चर देके वो किसानों पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, मगर जब हमारी फसल नष्ट होती है तो आपके सैटेलाइट के सोए हुए रहते हैं। वहां फिजिकल आप क्यों करते हो, फिजिकल सर्वे करते हो, और वो भी सर्वे सैंपल सर्वे होता है, तो आपके सैटेलाइट उस वक्त क्या सोए हुए रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का सर्वे करने वाले अधिकारियों की साठगांठ होती है, जिसके माध्यम से सर्वे फॉल्स किए जाते हैं और किसानों को उसमें कोई ये ना मिले, कॉम्पेंसेशन ना मिले, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। दूसरी बात, किसानों के विरोध के जो कायदे हैं
जो सीलिंग का कायदा है, जीवनावश्यक वस्तु कायदा है, इन्होंने कुछ वस्तुओं को राहत दे दी है जीवनावश्यक वस्तुओं से, उसका स्वागत करता हूं। मगर जीवनावश्यक वस्तु कायदा हमारे पीछे क्यों लगाया? हमारी 240 वस्तु है उसमें क्यों डाला? अभी कुछ वस्तु है उसमें से निकालने से वो कायदा बंद करो ना, सीलिंग का कायदा बंद करो। शहर में सीलिंग नहीं लगता, कंपनियों के पास में हजारों एकड़ जमीन रह सकती है और किसानों के पास में जमीन रही तो सारी समस्या की जड़ है, ये आप बताते हो। तो ये सारी चीजों का हमने उपाय क्या हो सकते हैं वो बताने का प्रयास किया हमने। दूसरा, लैंड अधिग्रहण कानून, आपके सरकार क्यों बार बार ऐसा प्रयास करती है कि जमीन अधिग्रहण कानून में कुछ तब्दीली ऐसी आ जाए कि जिसका उपयोग कंपनियों को हो जाए? तो बोले विकास के लिए ये सब करना पड़ता है। तो मैं बोला हम विकास विरोधी नहीं है, मगर हमारी जमीन जब आप लेते हो, इरिगेशन के लिए जमीन लेते हो, तो पहला हक आपका होता है शहरियों का, दूसरा हक इंडस्ट्री का, तीसरा हक हमारा होता है। तो जमीन हमारी गई, सब कुछ हमारा गया और हमारा तीसरा हक हो गया। तो ये थर्ड ग्रेड की कैटेगरी में किसान कब तक रहेगा और उसको थर्ड ग्रेड कब तक समझा जाएगा, ये सवाल है बोला हमारा। और इसके लिए आप केंद्र सरकार से हमारे प्रतिनिधि ने कर बात कीजिए। तो वो बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये जब तक सरकार है महाराष्ट्र की, ये ऑटो रिक्शा वाली 3 पहिए की जो सरकार है, ये जब तक डिसॉल्व नहीं होगी, ये सब सरकार जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये समस्या का सॉल्व नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जहां बीजेपी का नीचे और ऊपर शासन है, वहां के किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो गई क्या? अभी अमित हम्म। शाह ने जी ने बोला कि हम बिहार में सरकार लाइए, हम विकास, यहाँ की विकास की गंगा बहा देंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो विकास की गंगा का ओवरफ्लो हो गया, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है विकास पूरा का पूरा। तो ये कब तक विकास होते रहेगा हमारा, किसानों का और सामान्य जनों का विकास कब तक होने रहेगा, ये हमारे सामने सवाल है। तो ये आप ये बताइए कि गवर्नर को ये कहना कि आप गवर्नर रूल के लिए आप दबाव डालिए, जब गवर्नर की राज्यपाल शासन होगा तो आपकी समस्याएं हल होंगी। दूसरे ये कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों ने उन अच्छे कामों को गिनवाया कि कहां-कहां किसानों को नुकसान पहुंचाया गया है, तब वो क्या कहते रहे? क्या कुछ सिर्फ और सिर्फ गवर्नर केंद्र सरकार की एक तरह से सुरक्षा और उनके उनके उनको डिफेंड ही करते रहे, या कहीं कोई चीज ऐसी भी नजर आई कि वो एक अच्छे पॉलिटिकल इंसान या नॉन पॉलिटिकल इंसान या महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके दिल में कहीं कोई हमदर्दी है, या सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के साथ ही उनकी लॉयल्टी है? कहीं कोई कुछ आपको महसूस हुआ कहीं कहीं सिवाय मास्क उतरवा करके फोटो खिंचवाने के? सर वो मैंने आपको कई बार बोला कि ये संगी बारात के घोड़े हैं, इनको हर समस्या उतने ही एंगल में समझ में आती है, हर हाँ। सॉल्यूशन उसमें उसी में दिखाई देता है। अपने धर्म में, अपने धर्मवाद में, अपनी विचारधारा में इनको हर चीज का सॉल्यूशन दिखाई देता है। ये सॉल्यूशन कैसे होगा जब समस्या को समग्र रूप से नहीं देखेंगे? गवर्नर अगर बोलते हैं कि उपजाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जनसंख्या का सेंसेक्स जो होता है जिसमें किसान 60% से ज्यादा बताए जाते हैं, सेंसेक्स गलत है या आरएसएस की विचारधारा गलत है? क्या गलत है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा महामहिम अगर बोलता है तो मुझे कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि भाई महामहिम का जानकारी बहुत ज्यादा होगी। मगर दूसरी तरफ मुझे समझ में आया कि काली टोपी पहने हुए है तो इनके पास में ब्लिंड्स तो लगे हुए होंगे ना, क्योंकि वो उनका उनका निशान है। तो इस तरीके से उन्होंने बात की है, मुझे किसी हाथ में नहीं लगा, किसी हालत में नहीं लगा कि ये निरपेक्ष धार से और निरपेक्ष इससे काम करेंगे। ये खाली इतने से लिए काम करेंगे कि संघ विचार, संघ प्रचार और संघ की विरासत बढ़नी चाहिए। अच्छा, क्या एक चीज और जो जो बात आपने बताई कि वो उन्होंने इस हद तक भी कह दिया या इशारे में कहा कि जब तक ये ऑटो रिक्शा या तिपहिए की वाली सरकार है 3 पार्टियों की, उनके यहाँ तो एनडीए में 3 क्या 10-10 और 15-15 पार्टियां रही हैं। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, सारी पार्टियां इकट्ठी थी, उसको कौन से कितने पहियों का वो तो फिर 10 पहियों वाला 10 टायर वाला ट्रक बताएंगे। तो आखिर ये सिर्फ और सिर्फ
देखिए, राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, हमने जो किताबों में पढ़ा है वो ये बताया जाता रहा है किताबों में कि नॉन पार्टीजन, किसी पार्टी से ताल्लुक ना रखने वाला, सबसे हमदर्दी रखने वाला, इंसाफ वाला इंसान ही इन पोस्टों पर पहुंच सकता है। अब ये जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आप, चूंकि महाराष्ट्र में आपका, किसानों का, आपके संघ का और जो लोग आपके साथ गए थे, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस थी, आप किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने किसानों के साथ एक तरह से इंसल्ट किया ये कह करके कि आपकी तादाद कम है, खाने वालों की तादाद ज्यादा है। तो आप इसको कैसे कैसे देखते सर मैं इसको बहुत इससे नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब मुझे एक बार समझ में आ जाएगी इनके पास में जो ब्लाइंड्स बंधे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आएगा और दिखाई नहीं देगा कुछ भी बात, तो ये ऑटो रिक्शा बोले या पैडल रिक्शा बोले या कुछ भी बोले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो गए थे बात करने के लिए, हम राज्यपाल से बात करने गए थे, हम आरएसएस के किसी स्वयंसेवक से बात करने नहीं गए थे। मगर जब पता चला कि उस पे बैठा हुआ आदमी राज्यपाल नहीं है, आरएसएस का स्वयंसेवक है, तो उससे बहुत अपेक्षा करना, ये हमने, जैसे प्रकाश पोरे साहब भी थे हमारे साथ में, सतीश रोडे साहब भी थे हमारे साथ में, पुरुषोत्तम गावंडे साहब भी हमारे साथ में थे, ऐसे कई लोग थे, सबने बोला कि भाई ये तो शोभा नहीं देता, इस कुर्सी को शोभा नहीं देता, जिस तरीके की ये भाषा बोल रहे, जिस तरीके की बात कर रही है, शोभा नहीं देता। मगर क्या करे बोले, अब अविनाश, सब तरफ ऐसा ही है, सारा माहौल ऐसा बिगड़ गया है, तो ये माहौल को सुधारने के लिए हमको प्रबोधन की जरूरत है। और सबने तय किया कि हम महाराष्ट्र के किसानों का अब राजनीतिक प्रबोधन करेंगे, क्योंकि सब कुछ हो गया है, आंदोलन हो गए, धरना प्रदर्शन हो गए, लाखों करोड़ों के मोर्चे हो गए, मगर हमारे व्यवस्था में और हमारी सोच में, राजनीतिक सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो परिवर्तन तो हमें अपने इसमें करना पड़ेगा। तो मैंने उनको जब बताया गवर्नर साहब को कि 4 चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। पहली चीज होती है हमारे ऊपर सरकार इफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हो कि ग्लोबल होना चाहिए, ग्लोबल विलेज होना चाहिए, किसी को भी बेचने खरीदने का अधिकार होना चाहिए, और तुरंत दूसरे दिन प्याज पर पाबंदी लगा देते हो। ये कैसा ग्लोबल है? हमको दाम मिल रहे तो आप ग्लोबल बना दिए। अरे आप किसी को भी एक्सपोर्ट किया तो प्रमोशन देते हो, उसको शाबाशी देते हो, और हमने एक्सपोर्ट किया तो आप बोलते बैन कर दो। आप आपके लोगों को क्यों नहीं समझाते कि आपको पुसाता नहीं होगा, प्याज खाना तो मत खाइए, मगर इससे डॉलर आ रहे हैं। और इतने विचित्र कंडीशन में, जिस वक्त इकोनॉमी नीचे जा रही है, एग्रीकल्चर का ही जीडीपी बढ़ने वाला है, तो ऐसे इसमें प्याज एक्सपोर्ट हमने क्यों बंद कर दिया? जरूरत नहीं थी। तो ऐसा हर चीज में आप एक्सपोर्ट बंद कर देते हो और हमारे ऊपर खाली की ऐसे कानून लगा देते हो, ऐसे हमारे ऊपर नियम लगा देते हो कि जिससे हमारा शोषण होता रहे। मैंने उनको ये बताया कि 1975 तक, 77 तक, जब तक हरित क्रांति नहीं आई थी, जब तक किसान के पास में सरप्लस पैसा रहता था, बैंक कहीं भी खुलती थी और उसका मैनेजर जाके किसानों के पास में बोलता था कि डिपॉजिट हमारे पास में रखिए, और आज वही किसान दर दर की ठोकरें खा रहे, उनसे लोन भी मांग रहे हैं और लोन के लिए आत्महत्या भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी गड़बड़ हो गई है, सारा का सारा हमारा जो सरकार के नीति नियम है वो हमारे विरोध में हो गए, इसलिए ये हालत आई ना। तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। मगर जब उन्होंने बोल दिया कि आपके वोट बहुत कम है और आपकी संख्या बहुत कम है, तो इस पे विचार हम बहुत आराम से करेंगे, इस पे विचार हम उतनी तीव्रता से नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या बोलने लायक बचे थे? क्या बोलेंगे सर उनको? अच्छा, एक बात और बताइए, महाराष्ट्र की सतह पर आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की क्या? कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशंस देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी कुछ कोशिश कर रही हैं अपनी बात कहने की सरकारों से, या बीजेपी सरकारों में और दूसरी पार्टियों की सरकारों में कोई रवैये में फर्क कहीं कोई नजर आता है? क्या सूरत है? क्योंकि कुछ स्टेट्स ने इस हद तक कहा है कि वो कानून को लागू नहीं करेंगे। क्या कुछ है देशव्यापी सूरत हाल इस किसान बिल्स के बारे में? सर जब तक इनको नहीं समझेगा कि माहौल बिगड़ रहा है, किसान ने बिगड़ रहा है हमारे ऊपर, ये जब तक सोचेंगे भी नहीं। और आपको ये बताता हूँ कि कितने सारे किसान संगठन हैं, ये तीनों बिल बहुत अच्छा है और इससे हमारा उद्धार होगा, ये बोलने वाले किसान संगठन आरएसएस द्वारा प्रेरित है। 375 से ज्यादा संगठन आरएसएस की विचारधारा आपके ऊपर थोपने के लिए काम करते हैं। उनके सामने जो संगठित प्रयास करते हैं, उनके सामने ये असंगठित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं,
और ना समझ लोग हैं। हमारे किसान ही कंफ्यूजन में है। कुछ किसान बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, कुछ किसान बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं है। जब हमारे जैसे लोग जाके समझाते कि भैया ये किसान कानून में ये खामियां हैं, इस खामी का आप क्या करोगे, एमएसपी आपको गारंटी नहीं होगी, आपको पैसे की गारंटी नहीं होगी, आपको झंझट करने के लिए कोर्ट का ओपन नहीं होगा दरवाजा अगर किसी ने आपको ठग लिया तो। जब समझ में आता है तो ये समझने का और समझाने का काम कोई किसान संगठन नहीं कर रहे। सब बोलते रास्ते पे उतरो, तोड़फोड़ करो, केसेस लगा लो। और ये क्या होता है, इससे नेता पैदा होते हैं, किसान के समस्या सॉल्व नहीं होगी। मैं बार बार बोलता हूं सर, किसी भी समाज की समस्या, मुस्लिमों से भी यही बोलता हूं ना, मैं हर वक्त आपसे बात करता हूं, तो कि समस्या अगर सॉल्व होना है तो हमको समझ आनी चाहिए उस समस्या की, उसकी समझ आनी चाहिए उसके सॉल्यूशन की। जब समझ नहीं आती तो मैंने जब बोला कि वो बीच में छूट गया मुद्दा कि आप अगर 1,20,000 रुपए, करोड़ रुपए अगर देते हो किसानों के लिए सब्सिडी, रशिया यूरिया के लिए और रासायनिक खाद के लिए, तो आप मुझे बताइए हर किसान को अगर आपने पैसे दे दिए तो 12,000 रुपए एकड़ तो ऐसे ही दे सकते हो आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप दे दो ना। एक तरफ आप बोलते जैविक खेती करो, एक तरफ आप बोलते जमीन में आपने बहुत पॉइजन डाल दिया, और दूसरे तरफ हम जब बोलते कि वो पॉइजन को बंद कर दो, किसानों को अपने मन से सोचने दो और ये सब्सिडी उनको दे दो। आपको हम नहीं बोल रहे कि दूसरे जगह से पैसा लाके हमको दो। जो आप रासायनिक खाद के लिए पैसा देते हो 1,20,000 करोड़ रुपए, वो सारे किसानों को दे दो, तो भी किसानों को हर एकड़ के पीछे 12,000 रुपए मिलेंगे और किसान खुश हो जाएगा। उसको जैसा लगेगा वैसी फसल निर्माण करेगा, जो लगेगा वो खाद डालेगा। ये कैसी बात हो गई कि हम प्रमोट करते वक्त बोलेंगे कि आयुर्वेद हमारा पुरातन है, संस्कृति है हमारी, आयुर्वेद बहुत अच्छा होता है, होम्योपैथी बहुत अच्छी होती है, दोनों डॉक्टरों को 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए पेमेंट देंगे, और एलोपैथी डॉक्टर को हम 1.5 लाख रुपए पेमेंट देंगे। बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं, प्रमोट करते वक्त हम क्या करते हैं, यूनानी पैथी हमको नहीं चाहिए, आयुर्वेद हमको नहीं चाहिए, वो क्या बोलते हैं होम्योपैथी हमको नहीं चाहिए। बोलते वक्त हम बोलेंगे कि तीनों अच्छी चीजें हैं, और प्रमोट करते वक्त हम बोलेंगे कि एलोपैथी है, क्योंकि इंडियन मेडिकल काउंसिल और उसके माध्यम से जो होने वाला काला धन का कारोबार ये बहुत बड़ा है। उसी तरीके से ये रसायन खाद वाला कारोबार और रासायनिक दवाइयों वाला कारोबार ये बहुत बड़ा है। रासायनिक दवाइयां जो वर्ल्ड में बैन हो चुकी है, ऐसी कितनी सारी दवाइयां भारत में खुलेआम बिकती है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने एचटी बीज जो है, जो पूरा देश के जमीन को नपुंसक कर देगा और लोगों को नपुंसक कर देगा, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि हम प्रमोट नहीं कर रहे, हमने सैंक्शन नहीं दिया, मगर 40% भूभाग पर एचटी का सीड बोया जा चुका है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो क्या वो हवा में उड़ के आया था सीड? वो कहां से आया सीड? आप बोल रहे हैं कि पंछी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती उनके मर्जी के बिना, और हमने इतना सख्त पहरा बना रखा है, तो ये चाइना में पैदा होने वाला बीज आपके यहाँ कैसे आया? किस तरीके से ये आता है? इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए किसानों को जगाना पड़ेगा, हम लोगों को जागना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात के बारे में जो कुछ बताया वो बहुत ही आंखें खोलने वाला है। आपने कहा कि हम गए थे गवर्नर से मिलने, वहां आरएसएस के संघ के सदस्य से मुलाकात हुई, विचारक से मुलाकात हुई। तो ये सूरत हाल बहरहाल बहुत ही गैर मामूली है। जो कुछ किताबों में पॉलिटिक्स बच्चों को पढ़ाई गई है, कम से कम हमारी उम्र के लोगों को उसके बिल्कुल बरखिलाफ कुछ हो रहा है, और जाहिर है वो वही पढ़ाया गया था जो गवर्नर साहब सबका सीएम का नाम, डिप्टी सीएम का नाम सबका सिंगुलर नेम में ले रहे थे। मुझे जी 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 हाँ, तो ये बहरहाल खुद डेमोक्रेटिक जो संस्था है उसका अपमान भी है इसमें। तो चूंकि जब कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता है या चुने हुए नुमाइंदों की सरकार होती है, वो आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। और आपने बताया कि किसानों के कुछ संगठन, खुद आरएसएस से जुड़े हुए संगठन जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो भी देश के सतह पर समझने की जरूरत है। और जो कुछ देश में हो रहा है, जो कुछ किसानों के लिए हो रहा है, वो बहुत ही एक तरह से सुसाइडल है, और उसमें जो कुछ बेहतरी लाने की बात आपने कही वो अच्छी तरह से नहीं सुनी गई।
और ये कह करके भेज दिया कि आपकी तादाद कम है, यानी आपके वोट कम हैं, इसलिए आपकी अहमियत नहीं है, जो खाने वाले हैं अनाज के, उनकी तादाद ज्यादा है। तो ये बहरहाल बहुत ही ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर अगर कोई सुने तो अपने, जिसे कहते हैं ना, दांत तले उंगली दबा ले, ऐसी सूरत हाल अगर गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद सामने आती है, हकीकत सामने आती है, तो उसमें मैं समझता हूँ सभी को गौर करने की जरूरत है और जो समझदार लोग हैं उन्हें इस बात को देख करके अफसोस भी होता है। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही अच्छी तरह से चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, मिसालों के जरिए भी, और उसका हल भी बताते हैं। इसीलिए हम अक्सर काकड़े जी को उनसे हम टाइम लेते हैं और वो हमें टाइम भी दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़े साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।